हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है जलवायु। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुने। हम लोग को 4 विकल्प दिया गया है और उनमें से हम लोग को जो सही होगा उनको टिक करना है। पहला नंबर है, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह मानसीराम यहाँ पर होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ग्रीष्म काल में जो उत्तरी मैदान में बहती है गर्म हवा, उसको हम लोग लू बोलते हैं, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में बहती है उसको लू बोलते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ये चक्रवाती आपदा, ये उत्तरदायी है का नंबर। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून में प्रारंभ होता है। जून से ही वर्षा प्रारंभ होती है, उससे पहले गर्मी का मौसम रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो भारत में जो शीत ऋतु होता है, दिन में उतना ज़्यादा ठंडा तो रहता नहीं है, पर रात में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ख में है गर्म दिन व ठंडी रातें, क्योंकि दिन में उतना ज़्यादा गर्मी तो रहता नहीं है, जब सूरज पड़ता है तो गर्म लगने लगता है, क्योंकि भारत जो है भूमध्य रेखा के समीप है, इसलिए ऐसा होता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मतलब एक आध दो लाइन में हम लोग को जो है उत्तर देना है। पहला नंबर देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो भारत के जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला ऊंचाई हो गया, वायु दाब हो गया, या फिर समुद्र के अगल बगल है तो समुद्री पवन। ये मुख्य रूप से 3 कारक हैं। उत्तर देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई और वायु दाब एवं पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चवाच लक्षण है। अक्षांश मतलब यह जो भूमध्य रेखा के समीप है, मतलब इसमें सूर्य की किरण जो है लगभग सीधे पड़ती है, इसलिए जहाँ पर पर्वतें ऊंचे होते हैं वहाँ पर एक साइड वर्षा होती है, एक साइड वर्षा नहीं होती। वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, जैसे कि भारत के राजस्थान जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा नहीं होती, इसलिए क्योंकि उधर ऊंचाई है। हवा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बीच बीच में ही जो पर्वतें ऊंचा है वहाँ वहाँ वर्षा हो जाती है, और राजस्थान तक वर्षा नहीं पहुँच पाती है। फिर वो समुद्र से दूरी, मतलब समुद्र के किनारे जो है अधिक वर्षा होती है, फिर दूर वाले इलाके में कम वर्षा होती है, क्योंकि समुद्र से जो होता है वाष्पीकरण जो होता है वो अधिक होता है। फिर महासागरीय धाराएं कोई ठंडी धारा होती हैं, कोई गर्मी धारा होती है। तो महासागरीय धारा ही अधिकतर जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें वर्षा का जो है कारण बनती है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है क्यों। उधर देखिए, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है क्योंकि भारत की जलवायु मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण तक सीमित है। भारत की जो जलवायु है मानसूनी इसलिए है क्योंकि यह मानसूनी पवनों के प्रभाव में आती है। भारत का जो पूरा क्षेत्र है, इसलिए इसका जो जलवायु वह मानसूनी है। अगर मानसून आएगा तो वर्षा होगी, अगर मानसून नहीं आएगा तो वर्षा नहीं होगी। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों। तो ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान तरफ अधिक वर्षा नहीं होती, तो उधर ही बहुत ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा, क्योंकि वह रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान। उत्तर देखिए, भारतीय मरुस्थल जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है में दैनिक तापमान अधिक होता है, क्योंकि वहाँ रेत पाई जाती है, जो दिन के समय सूरज की रोशनी में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। उत्तर देखिए, दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। मतलब दक्षिण और पश्चिम से जो महासागरीय धाराएं आती हैं, तो वही जो है मालाबार तट पर वर्षा कराती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जेट धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखिए, जेट धाराएं, जेट मतलब जेट इंजन, मतलब जो बहुत तेज़ी से चलती है, तो उसी को बोलते हैं जेट इंजन। आप लोग सुने होंगे कि ये एयरक्राफ्ट है, इसमें जेट इंजन है, मतलब कि जो ध्वनि से भी ज़्यादा रफ्तार से जाने वाला जो भी इंजन होता है उसको जेट इंजन बोलते हैं। तो जेट धाराएं मतलब वैसी धाराएं जो ध्वनि की रफ्तार से भी बहुत ज़्यादा जाती है, मतलब बहुत तेज़ी से जाने वाले जो भी धाराएं उसको हम लोग जेट धारा बोलते हैं। उत्तर देखिए, जेट धाराएं पश्चिमी
तेज गति की पवनें हैं जो संकरी क्षेत्र में स्थित क्षोभ मंडल में बहती है। ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। यह पश्चिम प्रवाह पश्चिम विक्षोभ के लिए जिम्मेदार है जो देश के उत्तर और पश्चिम भागों में अनुभव की जाती है। देखिए, जेट धाराएं मतलब जो धाराएं बहुत तेज़ी से बहती हैं उसको हम लोग जेट धाराएं बोलते हैं। और यह भारत के जलवायु मतलब भारत का जो उत्तर भाग है यह उसके जलवायु को प्रभावित करती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु के अलावे पूरे ऋतु, बरसात हो गया, ठंडा हो गया, वसंत हो गया, पूरे ऋतु जो है यह उत्तर हिमालय की ओर ही रहता है और यह भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 7, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, वायु की दिशा के मौसमी परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। मानसून में विराम में एक परिघटना है जिसमें मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। ये विराम मानसूनी की गति से संबंधित होते हैं। देखिए, जो मौसम में परिवर्तन होता है वो मानसूनी हवा के कारण होता है। जब पवनें आती है तो अपने साथ ठंडी ठंडी पवनें लेके आती है या फिर गर्म पवनें लेके आती है, जो उसके कारण जो मौसम परिवर्तन होता है इसी को हम लोग मानसून कहते हैं। और मानसून का अधिकतर तात्पर्य वर्षा से होता है। तो मानसून में विराम यह है कि वर्षा जो होती है कुछ समय ही होती है और उसके बाद रुक जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं मानसून में विराम। फिर अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? उत्तर देखिए, मानसून को एक सूत्र में जो है बांधने वाला इसलिए समझा जाता है क्योंकि देखिए, मानसून वसंत ऋतु में हम लोग होली मनाते हैं या फिर सरस्वती पूजा मनाते हैं। फिर उसके बाद वर्षा ऋतु में भी हम लोग अनेक प्रकार के त्यौहार सब मनाते हैं। पोंगल हो गया, फिर बिहू हो गया, इस प्रकार के ऋतुएं सब हम मनाते हैं। या फिर जब वर्षा आती है तो उसके बुनाई के लिए हम लोग अलग पर्व मनाते हैं। तो एक प्रकार से यह देश को एकजुट में बांधने का काम करता है। मतलब मौसम के आधार पर ही हम लोग बहुत सारे पर्व मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं, इसलिए कहा जाता है मौसम को एक सूत्र में बांधने वाला। उत्तर देखिए, निम्नलिखित कारणों से मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके वनस्पति और जीव आदि मानसून से प्रभावित होते हैं। दूसरा है, ये मानसूनी हवाएं कृषि गतिविधियों के लिए पानी उपलब्ध कराकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। फिर अगला है, कृषि चक्र से संबंधित त्यौहार विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन उनके उत्सव का समय मानसून तय करता है। फिर अगला है, साल दर साल उत्तर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के भारत के लोग बेसब्री से मानसून के आने का इंतजार करते रहते हैं। फिर अगला है, नदी घाटियों जो मानसून वर्षा का पानी ले जाती है वे भी एक ही नदी घाटी इकाई के रूप में एकजुट हो जाती है। फिर देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? देखिए, जब होता है पैसा आता है सरकार की ओर से, सबसे शुरू मंत्री खाएगा, उसके बाद जिस जिला में जाएगा वहाँ पर जो मुख्य है वो लोग खाएंगे, और जिसको काम दिया जाएगा वे लोग खाएंगे। तो जो जिस काम के लिए पैसा आया है उसमें तो बहुत कम पैसा लगता है ना, ठीक है, ऐसे ही होता है। जब उत्तर से वर्षा होती है तो उत्तर में वर्षा होती है, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे आएगी हवाएं, फिर उधर वर्षा होगी, फिर और थोड़ी आगे हवाएं आएंगी, वहाँ वर्षा होगी। तो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते जो है वायु में जो है बादल की मात्रा या फिर हम लोग पानी की मात्रा बोल सकते हैं, वह पूरी तरह से घट जाती है, इसलिए मात्रा जो है घटते जाता है। उत्तर देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अत्यधिक मात्रा में नमी लिए हुए उत्तर पूर्व की ओर जाती है और इस क्षेत्र में भारी वर्षा लाती है। जैसे जैसे वे पश्चिम की ओर आगे बढ़ती हैं उनकी नमी घटती जाती है, जिससे पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग को जो कारण बताना है। पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? मतलब अब हवा जिधर जाएगी, जिधर पानी मतलब जिधर बादल वाला पानी लेके जाएगी, जिधर नमी वाला पानी लेके जाएगी उधर ही ना वर्षा होगी, और जिधर लेके नहीं जाएगी उधर नहीं होगी। इसलिए जिधर वायु का दिशा गया उधर ही मौसम में जो है परिवर्तन होगा। उधर देखिए,
वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में वायु दाब के अंतर के कारण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा मौसमी परिवर्तन लाने में एल नीनो प्रमुख भूमिका निभाता है। मतलब एल नीनो जो है महासागरीय धारा, उसके कारण जो है भारत के अधिक भागों में मौसम का परिवर्तन होता है। एल नीनो एक ठंडी प्रकार की जो है जलधारा है। फिर देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कारण बताना है हम लोग को। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने में होती है। उत्तर देखिए, मानसून जून से पहले सप्ताह से शुरू होता है और काफ़ी तीव्र प्रगति कर मध्य जुलाई तक लगभग पूरे देश तक पहुंच जाती है। इसलिए भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने में होती है, मुख्य रूप से अगस्त से जून के महीने में। मतलब जब मानसून आती है भारत में जून के महीने में, तो उसको पूरे भारत में फैलने में ज़्यादा समय जो है नहीं लगता है, और एक साथ पूरे देश में जो वह लगभग वर्षा कराती है। और यह अंतराल लगभग 2.5 महीने का होता है, इसलिए बहुत कम ही दिन, मतलब कुछ ही महीना, मतलब 2 महीना या फिर 2.5 महीना में ही भारत का जो है वर्षा ऋतु का मौसम होता है। उसके बाद बहुत कम वर्षा होती है। फिर अगला है कारण बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर देखिए, निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित होने के कारण तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए भारत का जो अधिकतर वर्षा होती है वह उत्तर पश्चिम से आने वाली पवनों के द्वारा होती है, लेकिन जो इधर तमिलनाडु है उसमें जो वर्षा होती है वह इधर पूर्व से आने वाली जो है हवाओं के होती है। बंगाल की खाड़ी किधर है, पूरब में है, तो उधर से आने वाली हवाओं के कारण जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है। और यही कारण है कि इसमें जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है, और जो बाकी भारत का क्षेत्र है उसमें वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्रायः चक्रवात आते हैं। मतलब हर साल चक्रवात आता है। अभी फिलहाल ही एक चक्रवात आके गया है, यास नाम था, फिर उससे पहले भी हुदहुद और कई प्रकार के चक्रवात आ चुके हैं। देखिए उत्तर, बंगाल की खाड़ी विभिन्न दाब परिवर्तन का केंद्र है, इसलिए वहाँ हमेशा चक्रवात के विकास का एक मौका है। इस कारण पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। देखिए वहाँ पर वायु दाब में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है। मतलब एक जगह का हवा गर्म, एक जगह का हवा ठंडा, इसीलिए जो है हवाएं आपस में एक दूसरे से, मतलब जो खाली जगह होता है उसको भरने के लिए सब तरफ से आती हैं, तो वहाँ का जो होता है एक घुमावदार स्थिति बन जाता है हवाओं का, और वही चक्रवात का रूप ले लेता है। फिर देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया सूखा प्रभावित क्षेत्र है। मतलब एक साइड वर्षा नहीं होती है, पर्वत के एक साइड वर्षा होती है, एक साइड वर्षा नहीं होती, उसको हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र जो है बोलते हैं। उत्तर देखिए, कुछ भाग अरावली की बारिश छाया क्षेत्र आते हैं, इसलिए वे सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है। देखिए अरावली जो है पर्वत है, मतलब उसके एक साइड में वर्षा होती है और एक साइड के में वर्षा नहीं होती। यही कारण है कि जो एक भाग होता है वह वर्षा के चपेट में नहीं आता, इसलिए वह हमेशा सूखा रह जाता है, वहाँ बहुत कम बारिश होती है। फिर देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर देखिए, भारत की जलवायु परिस्थितियों में क्षेत्रीय भिन्नता है। तापमान और वर्षण एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक मौसम से दूसरे मौसम में भिन्न है। मतलब अभी देखिए, अभी जो है वर्षा झारखंड तक पहुंची है, तो इधर जो है अभी दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, इधर जो है अभी गर्मी का ही मौसम है। अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो अगर आप लोग इधर दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर का देखिए तो उधर अभी गर्मी का ही मौसम है, जबकि इधर जो है बरसात पहुंच चुकी है। इसलिए हर जगह पर जो है मौसम में भिन्नता देखी जाती है। फिर देखिए, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो गर्मी में जो है, जैसे गर्मी जो है झारखंड, अगर सिमडेगा का हम लोग बात करें तो इसका जो तापमान है वह लगभग 37 डिग्री या फिर 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि जो रांची का तापमान है, रांची के काके का तापमान है, वह ठंडा इलाका है। रांची जो है ऊंचाई में इलाका है, तो हम लोग जितना ऊंचा जाएंगे वो तापमान उतना घटता जाता है। तो रांची का जो तापमान है वह ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। मतलब सिमडेगा इधर नीचा क्षेत्र हो गया तो ये गर्म क्षेत्र हो गया, रांची ऊंचा क्षेत्र हो गया तो वह ठंडा क्षेत्र। उसी प्रकार राजस्थान जो है मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल, तो वहाँ दिन का तापमान जो है ज़्यादा रहता है। और यदि हम लोग उत्तर की कश्मीर की बात करें तो वहाँ बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए वहाँ का तापमान कम रहता है। तो जगह पर भी डिपेंड करता है। फिर अगला है
सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 42 डिग्री सेल्सियस रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अगला है केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन का तापमान तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। मतलब कुछ कुछ ऐसा जगह ही मिलेंगे जहाँ पर सामान जो तापमान है या फिर जो मौसम है एक जैसा है, और वो जगह भी बिल्कुल अलग अलग है, उनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है फिर भी। फिर अगला है सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है तथा देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होते हैं। फिर आगे है उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। मैंने बताया, अभी ये क्वेश्चन भी था। आगे देखिए, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। इसका भी कारण हमने देख लिया क्यों होती है, क्योंकि जो देश का अधिकतर भाग है उसमें इधर दक्षिण और पश्चिम से आने वाली पवनों से हवाएं होती है, जबकि जो तमिलनाडु क्षेत्र है वहाँ पर जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पवनों के द्वारा होती है, इसलिए वहाँ पर जो है ठंड ऋतु में वर्षा होती है, और भारत का जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। मानसून किसे कहते हैं, यह किस प्रकार होती है, इसका जो है हम लोग को व्याख्या करना है। उत्तर देखिए, निम्नलिखित कारक मानसून की अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः विषुवतीय वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। इसे मानसून ऋतु में मानसूनी गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रवाह होता है। दाब की अवस्था में नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिण दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक हो, इसका अर्थ है मौसम के कम तथा विलंबन से आने वाले मानसून। देखिए, जो मैदानी इलाका होता है उसमें जो है गर्मी के कारण जो होते हैं वायु में जो नमी होती है वह कम होती है, मतलब वहाँ पर निम्न वायु दाब होता है। और जो समुद्री इलाका है वहाँ पर गर्म के दिनों में जो है बादल, मतलब जो वायु में नमी अधिक होती है, क्योंकि गर्मी के कारण वाष्पीकृत होते जाता है तो वायु में जो है अधिक नमी होती है, इसलिए वहाँ पर उच्च दाब होता है। तो वायु जो है हमेशा जो है जिधर कम, जैसे देखिए अगर एक बोतल में कम पानी है, एक बोतल में ज़्यादा पानी है, यदि हम लोग दोनों के बीच में एक पाइप दे दें तो जिधर अधिक पानी है उधर, जिधर पानी नहीं है उधर की ओर बहने लगेगा। तो ठीक वैसा ही होता है, जो अधिक सघन हवाएं हैं जिसमें नमी ज़्यादा है वह मैदानी इलाका की ओर आने लगती है, क्योंकि यहाँ जो है निम्न दाब है, और इसी कारण जो है वो मानसून में परिवर्तन होता है। लगभग हर जगह यही क्रिया होती है, जितने भी भारत के क्षेत्र हैं हर जगह यही क्रिया होती है और मानसून में जो है परिवर्तन होता है, लगभग इतना ही है। और ये जो दाब की अवस्था को नियतकालिक परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण दोलन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषता बताएं। शीत ऋतु, जैसे शीत ऋतु ठंडी होती है, दिन में उतना ज़्यादा ठंड नहीं होता है पर रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। शीत ऋतु में हम लोग रबी फसल कहते हैं, जैसे कि गेहूँ एक रबी फसल है। उत्तर देखिए, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्व तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह
10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। देश में उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। चूँकि ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसीलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। कम दाब वाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदान में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा कम होती है, लेकिन रबी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्थानीय तौर पर इस वर्षा को महावट कहा जाता है। देखिए, भारत में जो शीत ऋतु है वह नवंबर से लगभग फरवरी के बीच में रहती है और सबसे अधिक ठंड जो है वह दिसंबर और जनवरी में लगती है। जो इसका तापमान है वह उत्तर की ओर है 10 डिग्री से 15 डिग्री होता है, जबकि जो दक्षिण का इलाका है उसमें जो औसत तापमान होता है वह 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन उतना ज़्यादा ठंडा होता नहीं है, गर्म ही रहता है और रातें जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। जो बर्फीला इलाका है वहाँ पर हिमपात होता है और जो मैदानी इलाका है जिसे तमिलनाडु तट हो गया, यहाँ पर जो है वर्षा होती है। फिर ये जो है शीत ऋतु के लिए मतलब रबी फसलें जो है शीत ऋतु जो है रबी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर शीत ऋतु नहीं आएगी तो हम लोग जो है गेहूं का फसल या फिर अन्य जो रबी फसल है उसको नहीं कर पाएंगे। और जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसको हम लोग महावट बोलते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उनकी विशेषता बताएं। उत्तर देखिए, मानसून की विशेषताएं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य दिसंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है, जो बाद में 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी। देश भर में वर्षा का असमान वितरण होता है। देखिए मानसून की विशेषता क्या है, यह जो है भारत में लगभग 4 महीने तक रहता है। 4 महीने तक रहता है, पूरे भारत में रहता है, इसलिए पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में लगभग 4 महीने तक ही रहता है, जबकि जो असल वर्षा होती है वह 2 से ढाई महीने ही होती है। और इसके आने से जो है वर्षा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। अभी देखिए कुछ दिन के बाद हर दिन वर्षा होगी और यह जो वर्षा हो कई दिनों तक जारी रहता है, लगभग 30, 60, 90 दिनों के आसपास तक या फिर 84 दिनों। जियो का रिचार्ज 84 दिन का होता है, तो उतने दिनों तक बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इसको जो है मानसून फूटना बोलते हैं, मतलब बादल जो है फूट रहा है और बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। सामान्यतः जो वर्षा होती है वह जून से प्रारंभ होती है और यह दक्षिण छोर की ओर दक्षिण छोर से प्रवेश करती है, जो बाद में 2 भाग में बढ़ जाती है। एक जो है अरब सागर की ओर जाती है पश्चिम की ओर, और एक जो है बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है पूर्व की ओर। और यह जो है देश में असमान वितरण करती है वर्षा का, मतलब एक जगह वर्षा कम हुआ मतलब जो है राजस्थान तरफ कम वर्षा होगी, मतलब और इधर जो है पूर्वी इलाका वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी, क्योंकि जैसे जैसे मानसून आगे जाते जाएगा उसमें जो है नमी की कमी हो जाएगी। फिर देखिए मानसून के प्रभाव। भारत में कृषि काफ़ी हद तक पानी के लिए भारतीय मानसून पर निर्भर करता है। देर से कम या अत्यधिक बारिश फसलों पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। देश भर में वर्षा के असमान वितरण के कारण कुछ स्थान सूखा प्रभावित रहते हैं तो कुछ बाढ़ प्रभावित। मानसून भारत को एक विविध जलवायु स्वरूप प्रदान करता है, जिसके कारण महान क्षेत्रीय रूपों की उपस्थिति के बावजूद यह देश और लोगों के लिए एक एकता का परिचारक। देखिए जो भारत है अभी उतना विकसित देश नहीं है, तो यहाँ पर हर किसान के पास ना तो ट्रैक्टर है ना तो कृषि रोपने वाला उपकरण है। वे सभी जो है हल से ही खेत जोतते हैं और जो वर्षा है उसी के द्वारा सिंचाई करते हैं। तो भारत के जितने भी किसान हैं मतलब अधिकतर किसान जो वर्षा के लिए मौसम पर ही निर्भर रहते हैं।
तो अगर मौसम देर से आएगा और पहले ही फसल वे लोग बो दिए हैं तो फसल नहीं होगा, या फिर कम वर्षा होगी तो फसल जो है छोटे छोटे होंगे, पौधे छोटे छोटे होंगे और उन पर फल फूल उतना लगेंगे नहीं। यदि अत्यधिक वर्षा होगी तो या तो बाढ़ आ जाएगा या तो फसलें जो है सड़ जाएंगे, बीज जो है सड़ जाएंगे और जो फसल है वह होगा ही नहीं। तो एक प्रकार से इसका देर से आना, ज़्यादा आना या कम आना जो है फसल को जो है प्रवाहित करता है, मतलब फसल को बर्बाद करता ही है। और यह पूरे देश में जो असमान वितरण, मतलब असमान वर्षा होती, कहीं पर ज़्यादा वर्षा होगी, कहीं पर कम वर्षा होगी, और जहाँ पर वर्षा नहीं हुई वह क्षेत्र जो है सूखा हो गया, और जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर बाढ़ आ गया। फिर मानसून जो है विविध जलवायु प्रदान करती है, मतलब कुछ कहीं का जलवायु अलग रहेगा, कहीं का जलवायु अलग रहेगा, लेकिन इसकी एक विशेषता है, यह पूरे देश को एकता के रूप में बांटती है। जब मानसून आती है तो हर जगह खेती होती है, हर जगह पर्व मनाते हैं लोग, एकदम उल्लास, मतलब लोगों में जो एक उल्लास का जो है माहौल रहता है। यहाँ पर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। आई होप जो क्वेश्चन आंसर है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।